नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने देर रात घने कोहरे और ठिठुरन भरी ठंड में सड़कों पर उतरकर ऑपरेशन टॉर्च चलाया। इस दौरान संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई। एसपी ने बताया कि जेल से छूटे अपराधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। रात्रि गश्त, एटीएम व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कोहरे के कारण बढ़ती चोरी व दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए बाजारों में अतिरिक्त गश्त के आदेश दिए गए। बात करने के लिए पुलिस आरती सिंह जी बात करें, किस वजह से अभियान चल रहा है? ये जैसे एक रूटीन चेकअप है, घना कोहरा हो रहा है, रात का समय है, तो जितने भी जेल से हमारे अपराधी छूटे हैं, उन सबका एक सत्यापन अभियान चल रहा है। साथ ही साथ रोड एक्सीडेंट्स में काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको एक बार लाइव देखकर और उसपे क्या निराकरण किया जा सकता है, उसको भी देखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही रात के जो वाहन जा रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है, ताकि अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है, तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा सके। खबर रूपईडीहा से है। बता दें कि भारत नेपाल बॉर्डर से सटे नेपालगंज में 3 दिवसीय नेपाल क्रॉस बॉर्डर कॉन्क्लेव का आयोजन नेपाल टूरिज्म बॉर्डर व बाकी नाटा के द्वारा किया गया, जिसमें भारत और नेपाल के तमाम मीडिया कर्मी, टूरिज्म से जुड़े लोगों के साथ साथ नेपाल पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय और नेपाली राष्ट्रगान से की गई। आयोजित इस कॉन्क्लेव में बॉर्डर पर हो रही पर्यटकों को दिक्कतों पर चर्चा हुई। नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स ने बिंदुवार अधिकारियों के समक्ष बॉर्डर की समस्याओं को रखा। मांग की गई कि बॉर्डर पर भारतीय पर्यटकों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाटा के सीईओ दीपक राज जोशी ने की। कार्यक्रम में नाटा श्रीराम विगदेल ने कहा कि पहली बार कॉन्क्लेव का आयोजन नेपालगंज में किया गया। नेपाल बॉर्डर पर भारतीय पर्यटकों को चेकिंग के नाम पर काफी परेशान किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल का आज से नहीं आदि से संबंध है। लेकिन जिस प्रकार से नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के नाम पर परेशान किया जाता है और अत्यंत दुख की बात है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि बॉर्डर पर हो रही समस्या का जल्द ही निवारण कर दिया जाएगा। देखिए, जब एक कॉन्क्लेव कंसेप्ट भी क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म कॉन्क्लेव का कंसेप्ट वो फर्स्ट एक इवेंट यही नेपालगंज से शुरू हुआ है। दरअसल हम लोग बैठते थे, इंडियन टूरिस्ट से बैठते थे, इंडियन टूरिज्म एक्टिविस्ट से बैठते थे, ये सामाजिक संजाल हुआ, न्यूज़ हुआ, बहुत सी समस्याएं हम लोग के पास सूचना आ रहा था। तो हमने नेपाल टूरिज्म बोर्ड से बोला कि सर ऐसा ऐसा समस्या है, इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। हम तो आपको बता रहे हैं, हम तो लिख रहे हैं, हम भी लिखते भी हैं, तो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, एक कॉन्क्लेव आयोजन किया जाए, इंडिया के दोस्त टूरिज्म एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट भी, उनको भी बुलाया जाए। हम लोग के यहाँ के टूरिज्म एक्टिविस्ट और वो भी बैठे, तो सबका बात सुने, जो समस्या वो बताएंगे, जितना हो सकता है हमारे लेवल से उसको एड्रेस ऑन द स्पॉट किया जाए, और जो नहीं हो सकता है हमारे लेवल के, नीतिगत रूप से गवर्नमेंट से आना पड़ेगा, उसको आप रिटेनली भेजो। कहाँ लबिंग करना है, कहाँ बताना है, और जैसे भी नेपाल के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहीं से भी आप जुक्ति निकालो, जुगाड़ करो। कहाँ के लोग आज कॉन्क्लेव में भाग लिए, तो भारत और नेपाल के दोनों देशों के किन किन कैटेगरी के लोग यहाँ पर इकट्ठे? देखिए, भारत में मेरे ख्याल से रुपेडिया से आए हुए हैं, बारात से आए हुए हैं, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, रायबरेली, गोरखपुर से टूर ऑपरेटर, जर्नलिस्ट आए हुए हैं, और व्यापार मंडल आया हुआ है। तो हमारे यहाँ से भी व्यापार मंडल, पत्रकार और नेपालगंज, बर्दिया, कराली प्रदेश से और काठमांडू से टूरिज्म एक्टिविस्ट और यहाँ जो मंथन हुआ उसमें जो है ये नेपाली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बात की गई, उस पर क्या प्रयास के मुद्दे बनाए गए? देखिए, आज नेपाल गवर्नमेंट के अथॉरिटी भी आए हुए थे,
हम लोगों ने उनके कान तक पहुंचा दिया। इसको यहाँ बोले खाली नहीं, हम लिखित भी इसको एक दस्तावेज बनाकर भेजेंगे। ये कहीं ना कहीं टेबल होगा। ये नेपाल टूरिज्म बोर्ड भी अपनी तरफ से लगेगा, हम लोग प्राइवेट सेक्टर से भी अपनी जगह पे लगेंगे, मीडिया भी इसका दबाव देगा, तो कहीं ना कहीं सुनवाई होगा। आपके कॉन्क्लेव में एक बात उठाई गई कि एरोफ्लो एयरप्लेन की जो है आवागमन, तो उसमें जैसे यूपी में योगी जी, इसमें यूपी टूरिज्म को और जो है यूपी फ्लाइट को जो है इन्हें बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रयासरत हैं। उसमें यूपी टूरिज्म को जो है नेपाल टूरिज्म से अगर जो है वो करके और फिर फ्लाइटों का आवागमन कर दिया जाए तो लखनऊ और श्रावस्ती और अयोध्या तक की फ्लाइटें यहाँ से हो सकती हैं। उसके लिए भी कुछ प्रयास करने को क्या है? एयर कनेक्टिविटी बोलने से नहीं होगा, इसका बहुत प्रोसीजर है। अभी पिछले 8-10 साल से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कमती में नेपालगंज दिल्ली हो। लखनऊ का अभी सपना तो देख रहे हैं, लखनऊ जाने के लिए बहुत सी उपाय है। दिल्ली थोड़ा दूर है, उसके लिए वहाँ का भी वो कैपिटल है, उसके लिए एक एयर कनेक्टिविटी हो तो एक बढ़िया उपाय हो सकता है। जैसे यहाँ का मानसरोवर है, अभी मानसरोवर के लिए अगले सीज़न के लिए 100 फ्लाइटें बुक हो चुका है, तो उसको फास्ट ट्रैक में लाने के लिए क्या हो सकता है कि दिल्ली से नेपालगंज की एक फ़्लाइट हो। इंडिया होकर बहुत से थर्ड कंट्री जाते हैं नेपाल के लोग। कोई इतना नेपाल में एम्बेसी नहीं है कि उसका एम्बेसी इंडिया में है, तो दिल्ली होकर जाना पड़ता है। तो ये सभी देख के नेपालगंज से एक दिल्ली कनेक्टिविटी फर्स्ट हो जाए, बाकी में धीरे समय जैसे निकलेगा, जहाँ संभावना है वहाँ ढूंढा जाएगा। अभी तो दिल्ली के लिए पहला एक तो हो, हाँ, यहाँ का पैसेंजर फ्लो देख के और संभावना है जहाँ जहाँ बनती है वहाँ तो टिक मार्क करेंगे। अभी आज का ये कॉन्क्लेव में जितने भी हम लोग इंडिया नेपाल की तरफ से थे, सभी का एक मत है कि नेपालगंज दिल्ली उड़ान के लिए यहाँ के लोग नेपाल को प्रेशर करें, इंडिया के लोग इंडिया को प्रेशर करें, मांग किया गया है। हम आशावादी हैं कि हम नेपाल भारत के जितने भी प्राइवेट निजी क्षेत्र के लोग आज यहाँ जमा हुए थे, हमारी मांगें दोनों देश की सरकार सुनेगी। मेरा नाम राजेश सिन्हा है और मैं प्रेसिडेंट हूँ ट्रैवल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन, लखनऊ में स्थित है, इंडिया लेवल पे एसोसिएशन है। यहाँ मेन हम लोगों का जो मोटिव होता है एवरी ईयर आने का, अभी इसी साल हम जून में भी आए थे, लेकिन ये कॉन्क्लेव जो हुआ है ये पहला कॉन्क्लेव है। मेन यहाँ मोटिव हम लोगों का है कि टूरिज़्म पे लास्ट 35 ईयर से तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो सेक्टर हम लोग सेल करते थे वो था चितवन था, पोखरा था एंड नेपाल था। यह मानसरोवर यात्रा का वो तो बहुत सर्टेन पीरियड के लिए होता है और बहुत लिमिटेड क्लाइंटेज होता है उसका। ये जो सेक्टर हम लोगों ने शुरू किया है ये 2 साल से, करनाली है, सुरखेत है, बांके है, बर्दिया फॉरेस्ट है, बहुत सुंदर फॉरेस्ट है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भी कॉर्बेट है, लेकिन कॉर्बेट के लिए क्या होता है कि वहाँ पे आपको जानवर तो दिख जाएगा, पहाड़ दूर है, ठीक। यहाँ पे आपको पहाड़ भी नज़दीक दिख रहा है, रिवर भी है सर्टनली वैसे ही है, जैसे आप कतरनिया घाट यहाँ से भी है, कतरनिया घाट बहराइच से भी है ना, तो दोनों का व्यू थोड़ा सा अलग होता है। फिर यहाँ पे आप आगे डे विजिट आप कर सकते हो, नेपालगंज आ गए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके आप बाके लौट सकते हो। बर्दिया से भी ऐसे ही आप कर सकते हो डे विजिट, और कतरनिया घाट तो बहुत ही पास में है, तो ये तीनों चीज़ आप कवर कर सकते हो। ये मेन हम लोगों का मेन मोटिव है। अभी जैसे आज मेरा डिस्कशन हो रहा था यहीं पे कि जो रारा लेक है तो उसके लिए हम लोग जानना चाह रहे थे कितना टाइम लगेगा, तो ये हुआ कि 2 दिन का सफ़र है, क्या एटलीस्ट कि एक दिन हम 7 आवर्स की ड्राइव करते हैं, देन नाइट स्टे करते हैं, फिर 7 आवर की ड्राइव करते हैं, फिर हम पहुंचेंगे वहाँ पे दूसरे दिन। तो वो अल्टीमेट प्लेस मुझे लगी।
तो हम लोग नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड तो बहुत कुछ बेचते रहे हैं, लेकिन नेपाल क्या नज़दीक होने की वजह से एक तो इकोनॉमिकल पड़ता है, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छा जो मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठाए थे वो ये उठाया था कि जो व्हीकल का क्वेश्चन है उसको ये लोग ओपन कर दें, ऑनलाइन एंट्री का परमिट कर दिया जाए, और अब ऑल ओवर नेपाल में चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो नेपाल का, वहाँ पे गाड़ी आराम से इंडिया की चली जाए। जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो ये पूरी करें, लीगल पेपर वगैरह जो होते हैं उसको चाहे वो चेक पोस्ट पे चेक करें, क्योंकि ऑलरेडी आदमी रजिस्टर जब कराएगा तो उसमें आरसी नंबर वगैरह सब होगा। आजकल आप जानते हैं कि सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है। चल यूपी से नेपाल के कितने टूरिस्ट आते होंगे? नहीं, बहुत है। हम लोग जो काम कर रहे हैं इस सेक्टर को 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन सीजनल वर्क बहुत है। स्पेशली अभी जैसे 20 तारीख से छुट्टियां होंगी ना, तो सडन एकदम जो नज़दीक वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो आप जानते हो, वो यही कहता है अरे यार जब चलना हो चल देंगे 3 घंटा नेपालगंज, हाँ उसके वहाँ जो 10 बजे, जैसे हम ही लोग से 12 बजे निकले, खाते पीते अपना जो है 5 बजे आ गए यहाँ पे 5 घंटे में। तो सेम यही चीज़ हम लोग क्लाइंट को भी समझाते हैं कि आप हमसे होटल ले लीजिए, रोड मैप हम आपको दिए दे रहे हैं, आप अपने से घूमना चाहें अपने से घूम लीजिए, नहीं तो यहाँ आइए अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए और दूसरी गाड़ी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा दें। यहाँ एक मुद्दा और भी उठा कि जो भारतीय टूरिस्ट नेपाल में आते हैं उनको काफ़ी परेशान यहाँ की पुलिस और यहाँ का परेशानी में गाड़ियों की है, गाड़ियों वाली जो चेक करते हैं ना ये। और फिर पहले क्या होता था, अब तो फिर भी थोड़ा गनीमत हुआ है, पहले क्या होता था लोग बकरी कुत्ता छोड़ देते थे गाड़ी के आगे, और उससे वो जो एक्सीडेंट हो गया तो बड़ी लंबी रकम ली जाती थी, या अपना किसी ने हाथ लगा दिया है और ज़रा सा भी उसके चोट लगी तो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए की डिमांड होती थी। अदरवाइज ये FIR कर देंगे तो गाड़ी यहीं सीज हो जाएगी और फिर केस चलेगा। उसका गाड़ी है वो किसी की 10-15 लाख रुपए की लेके आया है गाड़ी अपनी, वो यहाँ सीज हो गई तो बेकार गाड़ी, तो 3-4 साल जेल में रहेगा। इस समय मैं नेपाल के बांके जिले के नेपाल में मौजूद हूँ। क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के साथ साथ नेपाल के तमाम पर्यटन कर्मी मौजूद हैं। आज यहाँ जो कॉन्क्लेव हुआ इसमें तमाम प्रकार के मुद्दे उठाए गए कि भारत और नेपाल में टूरिज्म कैसे बढ़े। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है उसको और कैसे प्रगाढ़ करें, और जो भारत से टूरिस्ट नेपाल में आते हैं और उनको नेपाल बॉर्डर पर दिक्कतों का सामना होता है, नेपाली क्षेत्र में चेकिंग के नाम पर उनका शोषण किया जाता है और इसके बाद उन्हें नेपाल में भी परेशान किया जाता है। इसको लेकर खास आज हम चर्चा भी हुई और नेपाल में कैसे टूरिज्मों की संख्या बढ़ाई जाए, भारत से टूरिस्ट नेपाल में घूमने आते हैं उनकी संख्या कैसे नेपाल में और तेज़ी से डेवलप हो बढ़े, उसको लेकर भी यहाँ काफ़ी चर्चाएं की गई। तमाम लोगों ने कई मुद्दों पर यहाँ चर्चा की। नेपालगंज से दिल्ली फ्लाइट के लिए भी यहाँ चर्चा हुई कि नेपाल सरकार और नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल उड्डयन मंत्रालय चाहता है कि नेपालगंज से दिल्ली सीधा उड़ान हो, लेकिन बताया जाता है कि भारतीय की तरफ से अभी इसका परमिशन नहीं दिया गया है। वहीं तमाम लोगों ने कई मुद्दों पर भी चर्चा की कि नेपाल को टूरिस्ट हब कैसे बनाया जाए, चूँकि उत्तर प्रदेश बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। लगभग 25 करोड़ की वहाँ की जनसंख्या, अगर 5% वहाँ की जनसंख्या नेपाल में टूरिस्ट के तौर पर आएंगी तो नेपाल में टूरिज्म काफ़ी बढ़ेगा। रामजी सोनी, सुदर्शन न्यूज, नेपाल। यूपी के लखीमपुर खीरी में ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रक ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। घटना कोतवाली गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल के ट्रक यार्ड की है। भारत भूषण कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय राम सागर वर्मा अपनी दुकान बंद कर साइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे ट्रक यार्ड के पास पहुंचे, ओवरलोड गन्ना ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से मिल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के हरदोई में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठनों ने जुलूस निकालते हुए अटल चौक पर बांग्लादेश का पुतला दहन किया। प्रांत से संयोजक ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उत्पीड़न लगातार जारी रहा तो बांग्लादेश की सीमा खोलकर हिंदू वहां पहुंचेंगे।
साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अलग सुरक्षित स्थान निर्धारित करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी हुई। देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसके विरोध में बजरंग दल संपूर्ण देश में पुतला दहन कर रहा है और बांग्लादेश की यूनुस सरकार को चेतावनी देना चाहता है। अगर बांग्लादेश में ऐसे ही हिंदुओं के कत्लेआम, उनके साथ बलात्, धर्मांतरण, उनके घरों को फूंका गया, 3 लड़कियों को भी जलाया गया, 2 और परिवारों को, जोगिंदर रस्तोगी के परिवार को फूंका गया, अगर ऐसे ही ये कार्य जो हिंदू विरोध के करते रहेंगे तो एक दिन मैं उनको चेतावनी देता हूं, अगर ऐसे कार्य बंद नहीं करेंगे तो बांग्लादेश की सीमा को खोल करके यहाँ का हिंदू समाज बांग्लादेश में पहुंच जाएगा और उनके जिहादी विचारधारा को जितने भी यूनिट सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सभी जिहादी हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करें। और एक मेरी मांग यह भी है कि जिस तरीके से भारत में विखंडन करके पाकिस्तान बना, उसी तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक स्थान निश्चित किया जाए। भारत माता की। मेरा नाम महेंद्र पांडे है, प्रांत शासक बजरंग दल। यूपी के ललितपुर के थाना नराहट क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना नराहट पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त राम अवतार कुर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 20,000 रुपए के लेन देन को लेकर उसने अपने मित्र दीपक प्रजापति की हत्या कर दी। शराब के दौरान विवाद के बाद गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले में कड़ी सजा दिलाने की तैयारी की है। देखिए, नाराहट थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें एक दोस्त ने ही अपने एक दोस्त की हत्या जो है वो की गई थी। तत्काल जैसे प्रकरण संज्ञान में आया था, मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आरोपी की जो गिरफ्तारी है उसके लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। उसी के क्रम में जो है जो इसका आरोपी है, जिसका नाम राम अवतार है, जो नाराहट का ही रहने वाला है, उसको आज अरेस्ट किया गया है। उससे जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि जिस दिन की 18 तारीख की जो घटना थी, उस दिन दोनों दोस्त जो है बैठ करके शराब पिए थे। शराब के नशे में जो है जो आरोपी है, इसके द्वारा जो मृतक है और मृतक के द्वारा कुछ आपत्तिजनक बातें जो हैं इसकी पत्नी के संदर्भ में बोली गई थी और 20,000 रुपये को लेकर के भी विवाद इनके बीच में था। उसी को लेकर के आवेश में आकर के इसके द्वारा उनको जो मृतक है उसको धक्का दे दिया गया था, जिससे उसको चोट लग गई थी। उसके बाद गुस्से में इसके द्वारा गले दबा करके उसकी हत्या कर दी गई थी और फिर उसके ऊपर जो है लकड़ी और कुछ मिट्टी के बर्तन जो है वो भी उसके ऊपर रख दिया गया था। यानी पूरी तरीके से उसके द्वारा कि किसी भी तरीके से वो बच ना सके, इसका प्रयास उसके द्वारा किया गया था। इसमें पूरी हमारी टीम ने जो है लगातार जंगलों में इसको खंगालती रही और फाइनली जो है पूरी हमारी टीम के द्वारा आज इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। इसको ऑपरेशन कन्विक्शन में हम लोग डाल करके ज़्यादा से ज़्यादा सजा कराने का माननीय न्यायालय से जो है इसमें प्रयास करेंगे। यूपी के सीतापुर में मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी बिल किए जाने और महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने लोहारबाग स्थित आवास से अंबेडकर पार्क तक पैदल मार्च निकाला। मार्च के बाद सांसद राठौर ने 1 दिवसीय उपवास सत्याग्रह किया। उन्होंने इसे गांधी जी और गरीबों के अधिकारों का अपमान बताया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर कानून को वापस लेने की मांग की। महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। किसी महापुरुष के नाम पे कोई योजना संचालित हो रही और फिर महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जिनके बताए रास्ते पे पूरी दुनिया चलती है। लगभग 140 देशों में महात्मा गांधी जी के नाम पे सड़कों का नामांकन है, तमाम जगह पे उनके स्टैचू लगे हैं, तमाम यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर कोर्स चलाए जाते हैं। उसके बावजूद भारत से महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाया जाना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद ही हल्के सोच की काम है। किसी योजना में कोई चीज़ बढ़ानी थी, घटानी थी तो महापुरुष का नाम लगा रहने देते, योजना को आप कम ज़्यादा कर सकते थे।
कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आज सड़कों पे है। हम लोग सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? पूरी सदन से सड़क तक की कह चुका हूँ, सड़क से सदन तक इस लड़ाई को कांग्रेस लगातार लड़ेगी। यूपी के अमरोहा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जो हर माता पिता और बच्चों के लिए चेतावनी है। मोहल्ला अफगानान निवासी किसान मंसूर खान की 16 वर्षीय बेटी अहाना, जो 11वीं की छात्रा थी, उसकी दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे जंक फूड के अत्यधिक सेवन से उसकी आंतें सड़ गई थी और कई जगह छेद हो चुके थे। हालत बिगड़ने पर हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई। परिवार में मातम पसरा हुआ है। मामला ये है, मेरे एक छोटे भाई हैं मंसूर साहब, उनकी बेटी थी 16 साल की, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन एक बस किसी वजह से उसको फास्ट फूड और ये सब जो पैकिंग फूड होते हैं खाने की आदत पड़ गई। चाउमीन, पास्ता, बर्गर और मोमोज और ये सब चीज़ें जो हैं, जो आती हैं 5-5 रुपए की पैकेटों में, वो खाने लगी। जब जल्दी मतलब ना पकाना पड़े और ना कुछ करना पड़े, शादियों में जाती थी तो मैगी, बर्गर और ये चाउमीन और ये जो ठेले लगाते हैं आजकल शादियों में लोग, इन सबको सोचना चाहिए कि ख्याल नहीं रहता ये लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में बर्गर ये जो खा रहे हैं लोग, इसका कितना साइड इफेक्ट है। उसकी कुछ 15 दिन पहले तकरीबन उसके पेट में अजीब सा वो होती तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उसकी कुछ अजीब सा वो आया, तो हमने उसकी फिर उसके बाद मैं दिल्ली ले गया जीबी पंत हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि जी ये हमारा गैस्ट्रो उसका नहीं है, पेट का नहीं है, ये आप न्यूरो सर्जरी में दिखाइएगा। बिहार के मुंगेर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बांग्लादेश के तानाशाह यूनुस मोहम्मद का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला से मंत्री दिलीप चौधरी ने की। वक्ताओं ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में इस्लामी जिहादी गतिविधियां बढ़ी है। मेमनसिंह में हिंदू श्रमिक दीपू दास की जिंदा जलाकर हत्या मानवता पर धब्बा है। दोषियों को सजा व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की गई। महोदय, आप लोग को ज्ञात होगा कि बंगाल में हमारे एक भाई थे जिनको पुलिस प्रशासन के संरक्षण में जाने के बावजूद उन्होंने हिंदू विरोधियों को सौंप दिया। उनको निवस्त्र करके जिंदा जीवित अवस्था में उनको जला दिया गया। इस अत्याचार का पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदू राष्ट्र घोर निंदा करता है और अपने सरकार, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से हम लोग आग्रह करते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर खड़े कानून की व्यवस्था करके या तो यार पार की लड़ाई हो जाए या हो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को बंद किया जाए। इसे लेकर आप लोगों ने किनका पुतला दहन किया यहाँ पे? हमने बांग्लादेश के तानाशाह यूनुस मोहम्मद का पुतला दहन किया, क्योंकि उन्होंने ये किया, उनका ही किया हुआ सारा पर्यंत है कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ थम नहीं रहा। अपना निजी घर-बार, जमीन सब कुछ भी उनके पास नहीं है। कुछ ना कुछ उनके ऊपर, ना अपने स्वेच्छा से वो पूजा पाठ कर सकते हैं, ना व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। आज अपने घर से वो बेघर हो रखे हैं। चौक होते हम लोग झारखंडी महादेव मंदिर से प्रारंभ किए, पंजाब नेशनल बैंक होते हुए गांधी चौक, और गांधी चौक से आकर राजीव गांधी चौक पर हमने उनका पुतला दहन किया। मेरा नाम दिलीप कुमार चौधरी, जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद मुंगेर। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे बर्बर अत्याचार हो रहा है कि एक व्यक्ति को वहां पर पहले बर्बरता पूर्वक उनको मारा गया, नंगा करके रोड पर उनको रस्सी से बांधकर खींचा गया, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया है। इसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन कर रहा है ताकि भारत सरकार की जो आंख है वो खुले और बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए। और हम लोग तमाम सनातनियों की ओर से भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस पे कोई कड़ा कानून बनाया जाए। वैश्विक स्तर पे जहां पर हिंदू असुरक्षित हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतवर्ष की है और उनके लिए कोई कड़ा कानून उठावे। इसी के लिए आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया गया है, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बस्सी उप जिला चिकित्सालय की मांग को लेकर सैकड़ों व्यापारी, ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद सीपी जोशी और भाजपा जिला अध्यक्ष रतन गाडरी को खरी खरी सुनाई और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी। गहलोत सरकार के समय शिलान्यास के बावजूद निर्माण शुरू न होने से नाराजगी जताई गई। काफी गहमागहमी के बाद सांसद प्रतिनिधि व जिला अध्यक्ष ने 2026 में बस्सी उप जिला चिकित्सालय का निर्माण शुरू कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। मध्य प्रदेश के गंज बासौदा से खबर है। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी में धान की नीलामी के दौरान किसान और मंडी व्यापारियों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। किसानों द्वारा मारपीट से नाराज अनाज तिलहन व्यापारी संघ ने नगर के जय स्तंभ चौक पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम किया और किसानों की गिरफ्तारी की मांग की। जाम के दौरान फंसे एक वकील से बहस हाथापाई में बदल गई, जिस पर वकील ने 7 व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मंडी सचिव ने किसानों पर कार्रवाई का पत्र लिखा, वहीं वकीलों ने भी प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एक घटना हुई थी, व्यापारी जो है मंडी के उनके साथ अज्ञात तत्वों ने मारपीट करी। उसको लेकर व्यापारी संघ जो है जैसे में उन्होंने चक्का जाम किया था और उनके जो भी तथ्य हैं उनमें जांच करके एफआईआर की जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। तो आश्वासन दिया गया है। 3-4 व्यापारी को और मारे में भाग के ना मंडी कमेटी गया, वहाँ सेक्रेटरी साहब और 2-4 लोग थे, उनसे कहा मैंने कि भैया पुलिस प्रशासन बुला लो। वहाँ पे असामाजिक तत्व थे, किसान थे, मैं नहीं जानता हूँ उनको। बाकी उन्होंने मेरे साथ गले बांध पकड़ के मारा कुट्टी करी, गाली गलौज करी और लूटने का भी प्रयास किया था। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण कार्यक्रमों के विरोध में समग्र हिंदू समाज ने संतों के साथ रैली निकालकर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहर को ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने आरोप लगाया कि जनजाति क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी द्वारा प्रलोभन, बीमारी व आपदा का डर दिखाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। बिना ग्राम समिति की अनुमति कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे जनजातीय समाज की आस्था को ठेस पहुंच रही है। ज्ञापन में ऐसे कार्यक्रमों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। इसमें जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें मतलब धर्मांतरण ज़्यादा परिवर्तन करवा रहे हैं और मेन उद्देश्य है कि इसमें बिना अनुमति से कार्य करके अपना सर्च बना रखे हैं। उस सर्च में ज़्यादा ही उसमें लोभ लालच देके इनको परिवर्तन करवाते हैं और वहाँ से समाज में ज़्यादा आक्रोश होता है और वहाँ से झगड़ा उत्पन्न होने की समस्या ज़्यादा रहती है। ऐसा ही धर्मांतरण के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए गोवंश की ज़्यादा कटाई होना चालू हो रही है, उसके रोकथाम के लिए और ईसाई मिशनरी द्वारा जो षड्यंत्र रचाया गया है उसको तुरंत बंद किया जाए। ये उद्देश्य है कि हम इसलिए गए साल भी हमने दिया था, हमारा ये उद्देश्य है कि हर जो जहाँ पर ये अभी सर्च बना हुआ है वहीं ये टेंट लगा के नहीं करे और ये हमारा उद्देश्य है कि अगर कुछ धर्मांतरण करने की अगर वो कोशिश करेंगे तो प्रशासन और सरकार का ये निवेदन है कि उनसे थोड़ा ध्यान दे कि थोड़ा उनको प्रतिबंध लगाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।